मैं राजेंद्र प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूँगा। ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना गुजर गया। बदलते वक्त के साथ टेलीविजन की दुनिया भी बदल गई। लेकिन देश के राष्ट्रपति की अहमियत और उनका रुतबा आज भी नहीं बदला है। राष्ट्रपति भवन का ये मुगल गार्डन दुनिया भर में मशहूर है। यहां तरह तरह के खूबसूरत फूल खिलते हैं। ठीक ऐसे ही अब तक 13 राष्ट्रपति इस शानदार राष्ट्रपति भवन की शोभा बढ़ा चुके हैं। देश का पहला नागरिक और सर्वोच्च होता है राष्ट्रपति। भारत के संविधान का संरक्षक भी राष्ट्रपति ही होता है और इसीलिए राष्ट्रपति पद की गरिमा, इसका रुतबा और रुआब देश के सारे पदों से ऊपर होता है। राष्ट्रपति पद की इसी गरिमापूर्ण परंपरा को अब नए महामहिम रामनाथ कोविंद भी आगे बढ़ाएंगे। जिस पद का गौरव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, एपीजे अब्दुल कलाम जी और प्रणब मुखर्जी जी जैसे महान विद्वानों ने बढ़ाया है, उस पद पर मेरा चयन मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास करा रहा है। व्यक्ति विशेष में आज आपको बताएंगे पीपल के पेड़ से लेकर मुगल गार्डन तक रामनाथ कोविंद के कनेक्शन की हैरत अंगेज कहानी। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कैसे कोविंद जी को राष्ट्रपति चुनवाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति की पिच पर है गुगली डाली। और इसी के साथ 45 बात की भी करेंगे कि रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति बनने से बीजेपी को क्या हो सकता है चुनावी फायदा और विपक्षी दलों की कैसे बढ़ सकती है परेशानी। इस पद पर चुना जाना न कभी मैंने सोचा था और न कभी मेरा लक्ष्य था, लेकिन अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए अथक सेवा भाव आज मुझे यहाँ तक ले आया है। यही सेवा भाव हमारे देश की परंपरा भी है। राष्ट्रपति के पद पर मेरा चयन भारतीय लोकतंत्र की महानता का प्रतीक है। इस पद पर रहते हुए संविधान की रक्षा करना और संविधान की मर्यादा को बनाए रखना मेरा कर्तव्य है। मैं देश के सभी लोगों को नमन करते हुए उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः के भाव के साथ राष्ट्र की सेवा में निरंतर लगा रहूंगा। व्यक्ति विशेष में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रुमाना इसार खान। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। वो उत्तर प्रदेश से चुने गए पहले राष्ट्रपति होने के साथ भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति होंगे। चुनावी आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो कोविंद की ये जीत देश में भविष्य की राजनीति को लेकर कई इशारे दे रही है। हालांकि कोविंद को प्रणब मुखर्जी समेत 9 पूर्व राष्ट्रपतियों से कम वोट शेयर मिला, लेकिन उनकी जीत के बाद बीजेपी अब 33 साल पुरानी कांग्रेस जैसी मजबूत हो गई है। साल 1984 में 404 सीटें जीतकर राजीव गांधी ने कांग्रेस की सरकार बनाई थी। तब राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह और उपराष्ट्रपति वेंकट रमन कांग्रेस के थे। जहां कांग्रेस का संसद में बहुमत था, वहीं 17 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी। 33 साल बाद आज बीजेपी भी ऐसी ही स्थिति में है। अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बीजेपी के होंगे, वहीं उसके पास लोकसभा में बहुमत है। 17 राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं। अब राष्ट्रपति चुनाव में रामनाथ कोविंद की जीत के बाद बीजेपी अपनी चुनावी रणनीति को नई धार देने की तैयारी में है। राजनीतिक बिसात पर शह और मात के इस खेल में दलित राजनीति को कैसे नई धार मिलनी तय है, ये हम आपको बताएंगे आगे। लेकिन व्यक्ति विशेष में पहले फटाफट देख लीजिए कोविंद जी की ये संक्षिप्त कहानी।
जश्न की ये महफिल कानपुर देहात के उसी परौख गांव में जमी है जहां 1945 को रामनाथ कोविंद का एक गरीब कोरी परिवार में जन्म हुआ था। रामनाथ कोविंद के पिता मैकूलाल गांव में परचून की दुकान चलाते थे और फेरी लगाकर कपड़े बेचते थे। 9 भाई बहनों के भरे पूरे परिवार में रामनाथ कोविंद सबसे छोटे हैं। रामनाथ कोविंद जब 5 साल के थे तभी उनकी मां का निधन हो गया था। उनकी 4 बहनों और 2 भाइयों का भी निधन हो चुका है। कोविंद के एक भाई रामस्वरूप भारती मध्य प्रदेश के गुना में रहते हैं और दूसरे भाई पैतृक गांव परौख में ही रहते हैं। कोविंद का 1974 में सविता कोविंद से विवाह हुआ और उनका एक बेटा प्रशांत और बेटी स्वाति हैं। रामनाथ कोविंद का बचपन आर्थिक अभावों में गुजरा है। पीपल के इसी पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा हासिल की। कोविंद पढ़ाई में तेज थे, लिहाजा स्कॉलरशिप के सहारे आगे उन्होंने शहर के स्कूल और कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी की। जेब खर्च निकालने के लिए कोविंद ने अदालत में स्टेनो का भी काम किया। रामनाथ कोविंद ने करीब 16 साल तक दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत की है। 1977 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से पहली बार मुलाकात हुई थी। कोविंद ने मोरारजी देसाई के निजी सचिव के तौर पर काम किया और यहीं से उनके लिए राजनीति की राह खुली थी। रामनाथ कोविंद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी उनकी करीब 20 साल पहले तब से दोस्ती है जब वो और नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए काम करते थे। नरेंद्र मोदी जब कानपुर जाते थे तब कोविंद के ही घर ठहरते थे। पत्रिका अखबार के मुताबिक रामनाथ कोविंद नरेंद्र मोदी को साइकिल पर बैठाकर जगह जगह लेकर जाते थे। नए राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कितने पारिवारिक और पुराने संबंध हैं, ये बताने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर 2 फोटो पोस्ट की। एक फोटो अभी की और दूसरी फोटो करीब 20 साल पुरानी। इन दोनों फोटोज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रामनाथ कोविंद और उनका पूरा परिवार नजर आ रहा है। आखिर मोदी और कोविंद का ये कनेक्शन कैसे जुड़ा, ये बताएंगे हम आपको आगे, लेकिन उससे पहले रामनाथ कोविंद का ये गांव कनेक्शन देखिए। आज देश में ऐसे कितने ही रामनाथ कोविंद होंगे जो इस समय बारिश में भीग रहे होंगे, कहीं खेती कर रहे होंगे, कहीं मजदूरी कर रहे होंगे, शाम को भोजन मिल जाए इसके लिए पसीना बहा रहे होंगे। आज मुझे उनसे कहना है कि परौख गांव का रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में उन्हीं का प्रतिनिधि बनकर जा रहा है। सत्ता के शिखर पर पहुंचने के बाद आज भी रामनाथ कोविंद अपने गांव को नहीं भूले हैं। राजधानी दिल्ली से करीब 542 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर देहात का गांव है परौख। रामनाथ कोविंद के इस गांव की हालत पहले से काफी बेहतर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 160 किलोमीटर दूर परौख गांव में अब पक्की सड़कें हैं, लेन देन के लिए बैंक भी है। गांव से कुछ दूरी पर एक इंटर कॉलेज भी है और गांव में शादी ब्याह के लिए ये बारात घर भी मौजूद है, जिसे रामनाथ कोविंद ने अपने गांव को दान कर दिया है। दरअसल इस बारात घर की जगह पर ही रामनाथ कोविंद का मिट्टी और घास फूस का घर हुआ करता था, जिसकी छत बारिश का पानी रोक नहीं पाती थी। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए ये बहुत ही भावुक क्षण है। आज दिल्ली में सुबह से बारिश हो रही है। बारिश का ये मौसम मुझे बचपन के उन दिनों की याद दिलाता है जब मैं अपने पैतृक गांव में रहा करता था। घर कच्चा था, मिट्टी की दीवारें थी। तेज बारिश के समय फूस की बनी छत पानी रोक नहीं पाती थी। हम सब भाई बहन कमरे की दीवार के किनारे खड़े होकर इंतजार करते थे कि बारिश कब समाप्त होगी। आज देश में ऐसे कितने ही रामनाथ कोविंद होंगे जो इस समय बारिश में भीग रहे होंगे, कहीं खेती कर रहे होंगे, कहीं मजदूरी कर रहे होंगे, शाम को भोजन मिल जाए इसके लिए पसीना बहा रहे होंगे। आज मुझे उनसे कहना है कि परौख गांव का रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में उन्हीं का प्रतिनिधि बनकर जा रहा है। देश के 14वें राष्ट्रपति चुने जाने के बाद भावुक हुए रामनाथ कोविंद ने सबसे पहले अपने गांव परौख और मिट्टी और फूस से बने अपने घर को याद किया।
इसी से ये साफ जाहिर हो जाता है कि उनका पुश्तैनी गांव और उनका वो घर उनकी जिंदगी में क्या अहमियत रखता है, जिस घर का अस्तित्व अब खत्म हो चुका है। रामनाथ कोविंद के पिता पेशे से बुनकर थे, लेकिन वो अपनी परचून की दुकान चलाते थे। ये कच्चा चबूतरा, ये रास्ते के किनारे कच्चा चबूतरा था और कच्चा मकान था ये। तो यहाँ तो दुकान थी उनकी, परचून की दुकान छोटी सी। उस परचून की दुकान में कौन चलाता था उस वक्त? उनकी माँ जो बैठती, जो जिन्होंने हाथ डाला था। पिताजी तो सामान लाते थे, चलाते, लेकिन वो तौलती उनकी माँ और पिताजी दोनों मिल करके अपना करते थे। दो थे बच्चे, छोटे थे, एक बड़ा था बच्चा। तो वो यहाँ पे वो दुकान करते, तो वो बाहर वो चबूतरा बना था, उस पर वो पढ़ते रहते बैठे बैठे। प्राइमरी में जब हम लोग पढ़ते थे तो रामनाथ जी आगे बैठते थे, पढ़ने में सबसे ब्रिलियंट थे। कभी टीचरों ने उनको मार नहीं पाया, वो मॉनिटर रहते थे। पर आप तो उनसे सीनियर थे, आपने कभी डांटा फटकर? हम आगे पढ़ते थे, मैं कई जगह बैठते थे। क्लास में हमारा स्कूल है ना, उसी कई जगह सब लोग बैठते थे। उनकी अलग लाइन थी, हमारी 5 की अलग थी, 3 की अलग थी, और बोर्ड पे पढ़ाई होती थी। तो रामनाथ जी पास किया, उनका रिकॉर्ड पढ़ने में रहा। कभी किसी लड़के से लड़े नहीं, कभी किसी से गलत बात नहीं की, और पढ़ने के अलावा उनके पास दूसरी बात नहीं होती थी। हम लोगों समझाया करते कि राजकिशोर पढ़ो, पढ़ने से ही आप आगे बढ़ेंगे और कोई रास्ता नहीं है। 8 साल तक रहे उनके साथ, 8वीं तक हम उनके साथ रहे, खेले, साथ पढ़े। स्कूल में तो बिल्डिंग थी नहीं, खुले आसमान के नीचे पढ़ते होंगे? हाँ, बिल्डिंग नहीं थी, न बिल्डिंग थी न कोई घेरा था, ऐसी खुली जगह थी, पीपल का पेड़ था, उसी छाया हम सब लोग बैठ जाते थे। अच्छा, बारिश होती थी तो पढ़ाई बंद होगा? हाँ, बारिश में तो थोड़ी देर बंद होती रही। जब बारिश हुई तो बंद हुई पढ़ाई, लेकिन बारिश के बाद फिर पढ़ाई शुरू हुई। तब आपने कभी सोचा कि आपके साथ जो पढ़ रहा है वो आदमी एक दिन राष्ट्रपति बन जाएगा? अरे तब कहाँ, आज तक ना ही सोचे थे, लेकिन भगवान ने, हम 11 तारीख को मुलाकात हुई, इसी 11 को, तब भी हम कहा कि हम क्या बताएं, आप कानपुर आ गए, हम सोच रहे लखनऊ के राजे भवन देख लें। तो बोले चलो फिर देखा जाएगा। ये कोई बात नहीं थी। 11 को 19 तक तो है, 19 तारीख को एकदम ये हो डिक्लेयर हुआ कि वो राष्ट्रपति में। परौंख गांव में पीपल का यही वो पेड़ है जिसके नीचे बैठकर रामनाथ कोविंद ने पढ़ाई की है। उन दिनों इस स्कूल में 3 टीचर होते थे जो पूरे स्कूल के बच्चों को पढ़ाते थे। खुले आसमान के नीचे पीपल की छांव में लगने वाला कोविंद का ये स्कूल बारिश के दिनों में अक्सर बंद हो जाया करता था। हालांकि अब स्कूल की जगह इस गौशाला ने ले ली है, लेकिन यहाँ के माहौल को देखकर यह अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि उन दिनों कितनी तकलीफ और मुश्किलों के बीच यहाँ पढ़ाई होती होगी। एक तरफ स्कूल की ऐसी खस्ता हालत, तो वहीं दूसरी तरफ घर के बदतर आर्थिक हालात। एक गरीब दलित परिवार में जन्मे कोविंद को होश संभालने से पहले ही जिंदगी ने एक बड़ा सदमा उस वक्त दिया था जब वो महज 5 साल के थे। मिट्टी और फूस के उनके मकान में एक दिन अचानक आग लग गई और इस आग ने उन्हें हमेशा के लिए मां की ममता से महरूम कर दिया। हम तो छोटे थे, वही 6-7 साल के, तो हमारे वहाँ छत पे पहले छप्पर छाने के प्यार यार रखा जाता था, तो उसी में किसी लड़के ने कैसे लग गई वहाँ, तो जानकारी नहीं हुई। तो हमारे घर से 2 घर छोड़ के उधर आई, फिर वहाँ से यहाँ आई। तो इनकी माँ किसी जब पहले छप्पर हुआ करते ना, कच्चे मकान थे, तो छप्पर में आग लगने से धुआं इतना हो गया कि इनकी माँ अंदर से बाहर ना निकल पाई। तो वो उसी में जो है। क्या तुम्हें रामनाथ कहाँ थे उस वक्त? रामनाथ यहीं थे, घर में, गाँव में, घर में थे, लेकिन सब लोग निकल आए, इनके पिताजी निकल आए, बहनें निकल आई, भाई छोटे प्यारे वाले ये निकल आए। घर में आग लगी थी? हाँ, घर में आग लगी, सब लोग निकल आए बाहर, लेकिन वो पता नहीं कैसे वहाँ रह गई ना, कैसे। मुद्राएं कुछ रखी थी, रुपए, चांदी के रुपए, और वो कुछ रुपए कागज के भी थे, कुछ वो थे। तो जो दाई थी हमारी, साख में दादी लगती थी, तो वो सब कोई तिजोरी और वो नहीं हुआ करती थी, मिट्टी का एक बर्तन होता था, मलैया उसको बोलते, उसी में रखे थे। तो बताते ये हैं कि वो बेचारी पैसा ही निकाल के रह गई, हाथ में वही पकड़े। घर में लगी आग में चंद रुपए बचाने की कोशिश में मां की जान चली गई।
और इस तरह 5 साल के रामनाथ कोविंद के सिर से मां का साया हमेशा के लिए उठ गया। इसके बाद उनकी बड़ी बहनों ने उनकी परवरिश का जिम्मा अपने कंधों पर लिया और इस तरह गांव के स्कूल से कोविंद की जिंदगी का सफर तब और आगे बढ़ा जब उन्होंने कानपुर के एक स्कूल में दाखिला ले लिया। कानपुर का यही वो BNSD स्कूल है जहां रामनाथ कोविंद ने 4 साल तक पढ़ाई की है। करीब 8 किलोमीटर का सफर तय कर कोविंद स्कूल पहुंचते थे। आज भी स्कूल में उन्हें एक लगनशील और मेहनती छात्र के तौर पर पहचाना जाता है। जो छात्र इनके साथ में पढ़ते थे वो छात्र भी कई हमारे संपर्क में आए और उन्होंने ये बताया कि वो उस समय बहुत शिष्ट, बहुत शालीन विद्यार्थी रहे हैं और जो कोई भी समाज सेवा या राष्ट्र प्रेम का कार्यक्रम होता था तो सदैव से इनकी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी रहती थी और देश प्रेम की भावना इनके अंदर प्रारंभ से ही, विद्यार्थी जीवन से ही कूट कूट कर भरी थी। 4 वर्ष तक निरंतर उन्होंने यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की और इस विद्यालय से वो इंटरमीडिएट पास करके TAB कॉलेज में गए थे। उनके साथ के जो विद्यार्थी हम लोगों के संपर्क में आते हैं तो उन्होंने बताया कि यहीं मकरावटगंज कॉलोनी में वो रहते थे और वहाँ से पैदल ही चल करके विद्यालय आते थे, लेकिन हमेशा वो यहाँ पर समय से विद्यालय आए और पूरे समय रह करके उन्होंने मन लगा करके अनुशासन के साथ जो है अध्ययन किया। गांव में अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद BNSD इंटर कॉलेज इसी कानपुर के स्कूल में रामनाथ कोविंद आगे 9वीं क्लास में उन्होंने एडमिशन लिया और यहीं पर इसी हॉल में सवेरे क्लास शुरू होने से पहले हर दिन प्रार्थना होती थी और यहाँ के उस वक्त के लोग बताते हैं कि वो पंक्ति में सबसे पीछे खड़े होते थे, थोड़े संकोची भाव के भी थे। लगातार 5 साल तक उन्होंने इसी स्कूल में पढ़ाई की और यहाँ से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने BCom की पढ़ाई पूरी की। लेकिन इस स्कूल और इस हॉल, यहाँ की दीवारें, यहाँ के गलियारों से उनका बड़ा लंबा वास्ता रहा, क्योंकि गांव से निकलकर पहली बार अगर उन्होंने देश दुनिया देखी तो वो इसी स्कूल के सहारे देखी और इसीलिए इन दिनों इस स्कूल में हर तरफ जश्न का माहौल है। मैं अंदर हॉल में बोल रहा हूँ और मेरे पीछे हॉल के बाहर बच्चे नारे लगा रहे हैं। उनके लिए रामनाथ कोविंद एक बहुत बड़ी पहचान, नाम और चेहरा बन गए हैं। कानपुर के इसी दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज से रामनाथ कोविंद ने BCom और कानून की डिग्रियां हासिल की हैं। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही रामनाथ कोविंद अदालत में स्टेनो का काम भी करते थे ताकि घर से पैसे न मांगने पड़े। कोविंद का यही वो कॉलेज है जहां से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अपनी पढ़ाई पूरी की है। लेकिन वाजपेयी के साथ कोविंद का संबंध कॉलेज के दिनों में नहीं बल्कि उनके BJP में शामिल होने के बाद बना था। उस समय और तो कोई पार्टी थी नहीं, एक मात्र कांग्रेस थी, तो कांग्रेस को भी सदस्य थे तो अपनी टोपी पे लगाते थे। हमारे पिताजी चौधरी थे और धर्म के कामों में, ये पूजा पाठ में, भजन में, मंदिर में आना जाना, सत्संग कराना, इसमें हवन वगैरह में, नवरात्रि में, इसमें उनकी ज्यादा रुचि थी। और गांव वाले भी, समाज वाले भी उनकी बात को मानते थे और वो किराने की दुकान थी और वैदिकी करते थे। तो वैदिकी का उन्होंने कहीं सीखी नहीं, उनको सब वैसे पहले से माने। तो नाड़ी गान बहुत अच्छा था उनका, नाड़ी देख करके सब बता देते थे और आयुर्वेद की दवा अपने खुद देते थे। कोई गरीब हो तो उसको ऐसे ही दे देते थे, मतलब वो कुछ नहीं करते थे। तो उस समय पर चंद्रभान गुप्ता जी से वो मिले होंगे पिताजी और कल क्या करके कैसा क्या चल रहा है। तो कल हमारा लड़का एक छोटा जो है वो अपना दिल्ली गया है, उसको नेतागिरी का अपना थोड़ा सा है, तो कल अच्छा उसको भेज देना मेरे पास में। तो फिर ये अपने गए होंगे और तो शाम के टाइम पर ये पहुंचे तो उन्होंने कहा, कहने लगे हमारे पिताजी ने कहा कि आपसे मिल लें। तो हमने चलाए, कहने लगे अच्छा मैं चल रहा हूँ, जरा आप मेरे साथ बैठो। तो मुरारी देसाई से मिलने के लिए जा रहे थे तो वो भी गाड़ी बैठ गए। तो मुरारी देसाई से उन्होंने आधे घंटे बात की और जब निकले तो फिर वो मुरारी देसाई का ये लड़का कौन है, कहने लगे यहीं पर हैं, अपने लाइट में कोचिंग करने के लिए आए हैं, IAS वगैरह के लिए। तो मुरारी देसाई ने कहा, कहने लगे हमको जरूरत भी है एक हिंदी के लिए और हमारे पास गुजराती लड़के हैं, तो ये अच्छा हो कि आप घंटे 2 घंटे के लिए आ गए सुबह शाम। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो दूसरे दिन से पहुंच गई। बस वहीं से अब बड़े लोगों के संग में तो सिद्धांतिक व्यक्ति था, तो बड़े लोगों के संग साथ में वो संस्कार, वो असर भी आता है। उनके संग साथ में गुजरात आना जाना, प्लान, तभी तब ठीक होता, वो काफी साथ रखते थे।
रामनाथ कोविंद का गुजरात से कनेक्शन 1977 में उस वक्त जुड़ा जब वो तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के संपर्क में आए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी करीबियत तब बढ़ी जब वो 90 के दशक में बीजेपी दलित मोर्चा के अध्यक्ष थे। उन दिनों पीएम मोदी दिल्ली में बीजेपी के महासचिव हुआ करते थे। मोदी और कोविंद के कनेक्शन की ये कहानी आपको आगे बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कैसे आईएएस अधिकारी बनते बनते कोविंद बन गए नेताजी। कानपुर में कानून की पढ़ाई करने के बाद जब वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए दिल्ली आए, तब उनके पिता ने उनकी पढ़ाई के लिए अपनी जमीन बेच दी। कोविंद ने अपने तीसरे प्रयास में आईएएस की परीक्षा पास कर ली, लेकिन नंबर कम होने की वजह से जब उनका अलाइड सेवा में चयन हुआ तो उन्होंने वो नौकरी ठुकरा दी और वकालत करने का फैसला लिया। रामनाथ कोविंद 1971 में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में रजिस्टर्ड हुए। करीब 16 साल तक दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते रहे। 1980 से 1993 के बीच वो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की स्टैंडिंग काउंसिल में भी रह चुके हैं। कोविंद 1977 में पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के विशेष कार्यकारी अधिकारी रह चुके हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े नेताओं के करीबी रहे कोविंद 1990 में बीजेपी में शामिल हुए। इसी साल घाटमपुर सुरक्षित सीट से उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव हार गए। कोविंद ने 2007 में यूपी की भोगनीपुर सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चुनाव भी हार गए और इसके बाद बीजेपी ने उन्हें 1993 और 1999 में 2 बार राज्यसभा सांसद बनाया। इस दौरान वो दलित बीजेपी मोर्चा के अध्यक्ष रहे। हमारे साथ कार पर जब यात्रा करते थे, मैं लोकसभा का सदस्य था, ये पहले ये राज्यसभा के सदस्य नहीं थे, तो ये हमारे साथ बगल में बैठने में संकोच किया करते थे। जब राज्यसभा मेंबर बन गए तब भी संकोच करते थे। तो मैंने इनसे कहा एक दिन कि कोविंद जी, आप राज्यसभा के मेंबर हैं, आप हमारे साथ पीछे बैठें। तब आकर के ये बैठे थे। तो मतलब एक जो पद का गर्व होता है वो नहीं था इनमें। सबसे बड़ी विशेष बात थी, महान व्यक्तित्व अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है। वो छोटी छोटी चीज़ों में कभी नहीं उलझता। वसुंधरा गाजियाबाद में आश्रम होता था, वहाँ पर श्री कोविंद जी कभी कभी आ जाते थे। ऐसी ज़मीन पे ही बैठने की सब व्यवस्था रहती थी, निसंकोच। जबकि वो तब तक 2 बार राज्यसभा के सांसद रह चुके थे, लेकिन ऐसे ही आ गए, बैठ गए और हमेशा एक निश्चित बिंदु पर चर्चा। कभी आश्रम में खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती थी, कभी कुछ भी नहीं होता था, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। राज्यसभा भेजने में मैंने जो अपनी भूमिका थी उसका निर्वहन किया था। माननीय अटल जी से निवेदन किया था कि अनुसूचित वर्ग में कोरी समाज से ये आते हैं, बुंदेलखंड में कोरी समाज की बहुत बड़ी संख्या है, इसलिए इनको भेजा जाए। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और वो उनको राज्यसभा पहुंच गए और उसके बाद तो वो स्वयं बढ़ते गए। जिसमें प्रतिभा होती है उसको एक रास्ता मिल जाए, वो तो आगे बढ़ते ही जाता है, वो बढ़ते गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े नेताओं और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी रहे रामनाथ कोविंद को चमक दमक से दूर रहने वाला लो प्रोफाइल नेता माना जाता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनका पुराना नाता रहा है। राष्ट्रपति के पद पर मेरा चयन भारतीय लोकतंत्र की महानता का प्रतीक है। इस पद पर रहते हुए संविधान की रक्षा करना और संविधान की मर्यादा को बनाए रखना मेरा कर्तव्य है। मैं देश के सभी लोगों को नमन करते हुए उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः के भाव के साथ राष्ट्र की सेवा में निरंतर लगा रहूंगा। क्या रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति चुने जाने के साथ ही बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वो सपना पूरा हो गया है जो संघ ने 1925 में अपनी स्थापना के वक्त देखा था? आज बीजेपी 33 साल पुरानी कांग्रेस जैसी मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी है। बीजेपी के पास केंद्र में बहुमत वाली सरकार है। देश के 13 राज्यों में बीजेपी और 4 राज्यों में बीजेपी गठबंधन की सरकारें हैं और अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जैसे देश के सर्वोच्च पद भी बीजेपी के ही होंगे। ऐसे में अहम सवाल यह है कि क्या अब बीजेपी राम मंदिर, समान नागरिक संहिता, धारा 370 खत्म करने और लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ कराने के अपने 4 बड़े एजेंडे पूरे करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी?
रामनाथ कोविंद का राष्ट्रपति बनना एक नया माइलस्टोन है, क्योंकि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर और वाइस प्रेसिडेंट जब उनका इलेक्शन होता है अगस्त में, वेंकैया नायडू की जीतने की संभावना बहुत बड़ी है। सब लोग जानते हैं वो जीतने वाले हैं, जिस तरह के लोकसभा और राज्यसभा का गणित है। तो 4 सबसे ऊंचे संवैधानिक पोस्ट जो हैं वो उन लोगों से मैन किए जाएंगे जो कि आरएसएस से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। ये पहले हिंदुस्तान में हुआ नहीं है, तो एक नया दौर शुरू हो रहा है। इसका आगे जाके क्या इम्पैक्ट होगा, क्या इम्प्लिकेशंस होगी, वो तो समय बताएगा। लेकिन फ़िलहाल एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है जिसको बीजेपी वाले पैराडाइम शिफ्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स कह रहे हैं। व्यक्ति विशेष में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम राष्ट्रपति चुनाव और उसके देश की राजनीति पर आने वाले वक्त में पड़ने वाले प्रभाव की बात कर रहे हैं। क्या अब ये मान लिया जाए कि बीजेपी का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना साकार हो चुका है? रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद बीजेपी के 37 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि राष्ट्रपति पद पर पार्टी से जुड़ा नेता बैठेगा, क्योंकि 2002 में 11वें राष्ट्रपति बने अब्दुल कलाम एनडीए की पसंद से राष्ट्रपति बने, वो बीजेपी के नहीं थे। हालांकि बीजेपी के भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति बने थे, लेकिन पहली बार अब राष्ट्रपति पद पर ऐसा नेता रहेगा जो बीजेपी से जुड़ा रहा। बीजेपी के पास लोकसभा में बहुमत है, 17 राज्यों में बीजेपी और उसके गठबंधन की सरकार है और अब राष्ट्रपति भी उसका होगा। तो ऐसे में बीजेपी की केंद्र सरकार के लिए बड़े फैसला लेना आसान हो सकेगा। हो सकता है केंद्र सरकार भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक फिर से लाए, जिसे 3 बार अध्यादेश लाने के बाद ड्रॉप करना पड़ा था। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए जरूरी कदम अब तेजी से उठाए जा सकते हैं। चुनावों की स्टेट फंडिंग पर बहस लंबे समय से चल रही है। पार्टी और सरकार इसे अमल में लाने के लिए नया कानून ला सकती है। रामनाथ कोविंद बहुत मजे हुए पॉलिटिशियन रहे हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, नपातुला बोलते हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने उनको बहुत सोच समझ के चूज़ किया है। तो मुझे लगता है वो कॉपी बुक प्रेसिडेंट होंगे, सरकार से कदम मिला के चलेंगे। अगर आप प्रणब मुखर्जी का भी टेन्योर देख लीजिए, हालांकि वो सबसे कद्दावर नेता थे, सबसे अनुभवी नेता थे कांग्रेस के, बहुत स्टैचर था उनका और अटकल लगती थी कि क्या क्या करेंगे प्रेसिडेंट होके, क्या कर सकते हैं। लेकिन वो बिल्कुल ही कॉपी बुक प्रेसिडेंट रहे, कहीं भी उन्होंने सरकार की नीति डिसीजन को क्वेश्चन नहीं किया। हाँ, कई चीज़ों के बारे में बोले, पार्लियामेंट फंक्शन नहीं हो रही, ऑर्डिनेंस को दोबारा लाया जा रहा है, चेतावनी दी, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई डिसीजन वापस भेजी कि आप फिर से उस पर कंसिडर करिए। मुझे तो लगता है कि तालमेल तो अच्छा रहेगा ही, इससे तालमेल, लेकिन यदि आप देखिएगा मोदी जी की जो कार्यशैली है, स्वयं प्रणब मुखर्जी के साथ भी तालमेल काफ़ी अच्छा रहा और प्रणब मुखर्जी जी की जो पृष्ठभूमि रही वो कांग्रेसी रही, लेकिन ये कभी आड़े नहीं आया प्रधानमंत्री जी और प्रणब मुखर्जी जी के बीच में तालमेल बनाने में। यानी कि हमारे देश में कम से कम वो पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संस्कृति है जहाँ पर हम संविधान को सर्वोच्च मानकर आगे बढ़ते हैं। तो मुझे नहीं लगता, कोविंद जी तो बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं और जो है आगे आने वाले दिन में और भी अच्छे ढंग से कार्य होगा। इस बार का राष्ट्रपति चुनाव महज जीत के लिए जरूरी वोटों की जुटान तक सीमित नहीं था। इस बार राष्ट्रपति चुनाव की बिसात पर दलित वोटों को ध्यान में रखकर जिस तरह की चालें चली गई, उसके मद्देनजर असल राजनीति तो नतीजों के बाद शुरू होगी। अपनी बात रखने का सत्ता पक्ष मौका नहीं दे रहा है, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो मैंने आज राज्यसभा से इस्तीफा देने का फैसला लिया, हाउस में भी कहा और अभी मैं माननीय सभापति जी को अपना इस्तीफा देकर आ रही हूं। यदि मैं अपने समाज के हितों की बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती का राज्यसभा से इस्तीफा उसी राजनीति का हिस्सा है जो बीजेपी ने रामनाथ कोविंद जैसे दलित नेता को राष्ट्रपति का चुनाव लड़वाकर छेड़ दी है। दरअसल विरोधी दलों को इस बात का खूब एहसास है कि बीजेपी आने वाले कई सालों तक कोविंद की जीत को भुनाने की कोशिश में रहेगी और इसीलिए अपना वजूद बचाए रखने के लिए बीजेपी के इस बड़े दांव की काट भी जरूरी है।
राजनीति की बिसात पर शह और मात के इसी खेल से दलित राजनीति को अब एक नई धार मिलनी भी तय है। रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाकर नरेंद्र मोदी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। पहला तो यह कि रायसीना हिल्स की इस पहाड़ी पर एक दलित को भेजकर उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर की विरासत पर सोशल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा दांव खेल दिया है। जाहिर है बाबा साहेब की इस विरासत पर मायावती और कांग्रेस की जमीन को सिकोड़ने के लिए यह दांव और ज़्यादा प्रभावी साबित हो सकता है। लक्ष्य है 2019, जाहिर है उसमें बीजेपी इसको भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। दरअसल बीजेपी की मुश्किल ये है कि उसे शुरू से अगड़ी जाति के लोगों की पार्टी माना जाता रहा है और अपनी इस छवि को बदलने के लिए वो कई सालों से काम कर रही है। इसका असर 2014 के चुनाव में देखने को भी मिला था। लेकिन बीजेपी के सत्ता में आने के बाद गुजरात के ऊना से लेकर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर तक की घटनाओं ने उसके तमाम किए कराए पर पानी फेर दिया। दलित उत्पीड़न की घटनाओं के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है वो एक तरह से संघ और बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ है। बीजेपी को मालूम है कि अगर 2019 में दलित वोट खिसका तो दोबारा सत्ता में वापसी की उम्मीदों को झटका लग सकता है, क्योंकि 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में दलितों की कुल आबादी 16.63% यानी देश में करीब 21 करोड़ दलित आबादी है। और इसीलिए बीजेपी ने एक दलित को राष्ट्रपति बनाने का बड़ा दांव चला है और इसे आने वाले वक्त में भुनाने में वो कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती है। किसी भी लोकतंत्र में सिंबलिज्म की भी वैल्यू होती है और जो चीज़ वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ये है कि आज तक भाजपा, जैसा कि आप कह रहे हैं, स्वर्णों की पार्टी, मध्यवर्ग की पार्टी, ट्रेडर्स की पार्टी गिनी जाती थी। नरेंद्र मोदी के आने से उसमें एक और पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। वो है कि आज वो गरीबों की पार्टी, दलित, महादलित, बैकवर्ड, मोस्ट बैकवर्ड, आदिवासी, इनकी पार्टी बनती चली जा रही है और ये तबके अतीत में कांग्रेस के साथ थे, आज नहीं है। तो पूरा ही एकदम जो फेरबदल हुआ है और रामनाथ कोविंद का सिलेक्ट होना, प्रधानमंत्री ने बहुत केयरफुली सिलेक्ट किया, दलित होने के नाते सिलेक्ट किया, तो वो उसी दौर का, उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी को पहले दिन से ही, जबकि स्थापना हुई, इसके विरोधियों ने इस पर कोई ना कोई लेबल चिपकाने की हमेशा प्रयास किया और सुनियोजित प्रयास किया, मगर वो लेबल कभी चिपका नहीं। यदि लेबल चिपक जाता तो आज इतनी मजबूती से इस देश में यह पार्टी सत्ता में नहीं आती। लेबल चिपकाने की कोशिश की, ये कि विशेष वर्ग की पार्टी है, एक विशेष जाति की पार्टी है। आज जब इसमें लीडरशिप किसी भी जाति से जब आते, किसी भी वर्ग समाज से आते हैं, सहज भाव से आ रहा है। भाजपा के अंदर इसको लेकर कोई इस तरह का विवाद है नहीं और उसके संस्कार में ऐसा विवाद नहीं है कि किस वर्ग का होगा। वर्ग की बात नहीं है, वहाँ लीडरशिप यानी कि जो भी सक्षम लीडरशिप, सक्षम नेतृत्व हर वर्ग से आज पार्टी में आ रही है और ये हर वर्ग की पार्टी है, हर व्यक्ति की पार्टी है। यहाँ ये सवाल भी अहम है कि क्या मोदी के कोविंद दाव से मायावती जैसे दलित आइकॉन को परास्त किया जा सकता है, या फिर दलित कार्ड खेलना ही था तो रामनाथ कोविंद ही क्यों? इसका जवाब जानने के लिए अगर हम मोदी के पहले लिए कुछ फैसलों का आकलन करें तो मोदी की राजनीति की दिशा और रणनीति आईने की तरह साफ हो जाती है। एक प्रकार से बाबा साहब आम्बेडकर का नाम सारी अर्थव्यवस्था के अंदर ये भीम ऐप के द्वारा सेंटर स्टेज में आने वाला है। आपने भी ध्यान दिया होगा कि प्रधानमंत्री मोदी का कोई भी भाषण बाबा साहब अंबेडकर का नाम लिए बगैर पूरा नहीं होता है। फिर संविधान को देश का सर्वोच्च ग्रंथ बताना और अंबेडकर के जन्मदिन को संविधान दिवस के रूप में मनाना भी इसी मोदी नीति का हिस्सा है। पीएम मोदी
लगातार समाज के पिछड़े तबके के लोगों को अहम भूमिका में लाकर और गरीब तबके से खुद की शख्सियत को जोड़ने की कोशिश भी करते रहे हैं। हिंदुत्व के मजबूत धरातल वाली छवि पर चाय वाला और पिछड़े तबके का मुलम्मा भी वो भारतीय जनमानस के दिलो दिमाग पर लगातार बैठाते जा रहे हैं। गरीबों और दलितों की पैरोकार वाली अपनी शख्सियत को मजबूत करने की दिशा में रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाना अब मोदी का सबसे बड़ा कदम है। खास बात यह भी है कि कोविंद शिक्षा और योग्यता के पैमाने पर भी किसी से कम नहीं है। और सबसे अहम बात यह भी है कि पीएम मोदी के कोविंद से संबंध ऐसे रहे हैं कि राष्ट्रपति के सर्वोच्च संवैधानिक पद से कभी भी उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। और ये फैक्टर भी कोविंद के चुनाव में अहम रहा है। राष्ट्रपति पद के लिए रामनाथ कोविंद का नाम अचानक चर्चा में आया और सबके जहन पर छा गया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जहन में ये नाम काफी पहले से था। नए राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कितने पारिवारिक और पुराने संबंध हैं, ये बताने के लिए खुद पीएम मोदी ने कोविंद के राष्ट्रपति चुने जाने के ठीक बाद उन्हें बधाई देते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर 2 फोटो पोस्ट की। एक फोटो अभी की, दूसरी फोटो करीब 20 साल पुरानी। इन दोनों फोटो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रामनाथ कोविंद और उनका पूरा परिवार नजर आ रहा है। राष्ट्रपति बनने की बधाई देने के लिए पीएम मोदी खुद कोविंद से मिलने उनके घर 10 अकबर रोड पहुंचे थे। दरअसल रामनाथ कोविंद पीएम मोदी को उस वक्त से जानते हैं जब वो बीजेपी में संगठन मंत्री हुआ करते थे। मुश्किल वक्त में भी कोविंद ने मोदी का साथ दिया और शायद उसी का इनाम अब उन्हें मिला है। पार्टी पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी के साथ है। जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम कानून का और कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे, और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज वो एसआईटी के साथ में उनकी चर्चा हो रही है। एसआईटी जो जांच करना चाहती है वो जांच कर रही है। जो हमने कहा था वो हमने पूरा किया। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का ये बयान करीब 7 साल पुराना है। साल 2002 के गुजरात दंगों के बाद चली जांच में रामनाथ कोविंद लगातार तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का बचाव करते नजर आए थे। वो लगातार मोदी के साथ खड़े रहे थे। पीएम मोदी के साथ रामनाथ कोविंद की ये तस्वीर भी उनके रिश्तों की कहानी बयान कर देती है। यही वजह है कि साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो कोविंद को उनसे करीबियत का इनाम भी मिला और उन्हें 17 अगस्त 2015 को बिहार का राज्यपाल बना दिया गया। बीजेपी की राजनीति में रामनाथ कोविंद बड़ा नाम नहीं रहे। वो कोई चुनाव कभी नहीं जीत सके, लेकिन कोविंद ने हमेशा अपने आसपास वालों का दिल जीता। वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बेहद करीबी रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी खास हैं। लेकिन अपने संबंधों का उन्होंने कभी नाजायज फायदा नहीं उठाया। उनका मंत्र है, कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। और यही वजह है कि राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद उनकी जुबान से निकला ये बयान। मुझे ये जिम्मेदारी दिया जाना देश के ऐसे हर व्यक्ति के लिए एक संदेश भी है जो ईमानदारी और प्रामाणिकता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। इस पद पर चुना जाना न कभी मैंने सोचा था और न कभी मेरा लक्ष्य था, लेकिन अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए अथक सेवा भाव आज मुझे यहां तक ले आया है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।